हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आज हम लोग शुरू करेंगे स्प्रिंग बूट एनोटेशंस। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोग ने स्प्रिंग बूट को समझा, स्प्रिंग बूट वर्सेस स्प्रिंग एमवीसी को समझा, और स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर को समझा, और स्प्रिंग इनिशियलाइजर को समझा। आज हम लोग शुरू करेंगे स्प्रिंग एनोटेशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। स्प्रिंग बूट एनोटेशन इज अ फॉर्म ऑफ मेटा डेटा। ठीक है, पहली बात मैं बता देता हूँ एनोटेशन दिखता कैसा है। ये देखिए, यहाँ पे आप जो एट द रेट लगाते हो ना, उसके बाद फिर आप लिखते हो। ठीक है। अभी क्या है कि आप कहीं भी जैसा मतलब क्लास लेवल पर भी लिख सकते हो, मेथड लेवल पे भी लिख सकते हो, और इंस्टेंस लेवल पे भी लिख सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आप कौन से एनोटेशन यूज कर रहे हो। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट एनोटेशन इज अ फॉर्म ऑफ मेटाडेटा दैट प्रोवाइड डेटा अबाउट अ प्रोग्राम। इन अदर वर्ड, annotations are used to provide supplemental information about a program. It is not a part of application that we develop. It does not have a direct effect on the operation of a code they annotate. It does not change the action of compiled program. In this section, we are going to discuss some important Spring Boot annotation that we will use later in this tutorial. ये दोस्तों क्या है ना कि जब आप प्रोजेक्ट करोगे, स्प्रिंग बूट को बाय हैंड इम्प्लीमेंट करोगे प्रैक्टिकली, तब आपको ज़्यादा अच्छा से एनोटेशन समझ में आएगा। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या ये है, एनोटेशन एक्चुअली कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लिया जाए यहाँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है कि कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ मेटा डेटा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एनोटेशन की मदद से मिलता है। ठीक है, एक सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ लिखा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट वी डेवलप, इट डज नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द कोड दैट वी एनोटेट। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ ये लिखा है, कंपाइल से रिलेटेड भी लिखा था ना। ठीक है, कोई नहीं, हाँ यहाँ लिखा है, इट डज नॉट चेंज द एक्शन ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो फिर एनोटेशन का क्या जरूरत पड़ा। एनोटेशन का एरर जनरली रन टाइम पर आता है। ठीक है, रन टाइम पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस को, फिर उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एनोटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एट द रेट रिक्वायर्ड है, तो इट अप्लाइज टू द बीन सेटर मेथड। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द annotated bean must be populated at configuration time with the required property, as it throws an exception, bean initialization exception। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो रन टाइम पर आ रहा है। ये बात समझ में आया। तो ये रिक्वायर्ड कर क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्लास है, क्लास मशीन है। इसके अंदर एक हमारा प्राइवेट इंटीजर कॉस्ट है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है, एक कंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा है, नहीं नहीं कंस्ट्रक्टर नहीं है ये एक मेथड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक और मेथड देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक कॉस्ट देता है, कॉस्ट सेट करता है, और एक कॉस्ट गेट करता है। तो इसके ऊपर रिक्वायर्ड एनोटेशन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन टाइम पर आपको इसका कुछ वैल्यू देना ही पड़ेगा अब। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टाइम पर जब आप इसको रन कर रहे हो तो उसके पहले ही आपको यहाँ पे सेट कर देना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है। मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये इनिशियलाइज हुआ तो जो ये कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है, कॉस्ट का जो भी इंटीजर वैल्यू रहा होगा, दिस डॉट कॉस्ट करने से ये क्या होगा, कि क्या होगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड है, मतलब आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट कॉस्ट के अंदर वैल्यू को डालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड है कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। तो ऐसे करके यहाँ पे है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बिन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है। फिर सेकंड है ऑटो वायर्ड। स्प्रिंग प्रोवाइड्स एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायर बाय प्रोवाइडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। ठीक है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। स्प्रिंग प्रोवाइड एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग बाय प्रोवाइडिंग एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन। इट इज यूज टू ऑटो वायर स्प्रिंग बीन ऑन सेटर मेथड। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर ये तीनों में लग जाएगा, मेथड्स के भी ऊपर लग जाएगा,
इंस्टेंस वेरिएबल के भी अंदर लग जाएगा, के ऊपर लग जाएगा, और कंस्ट्रक्टर के भी ऊपर लग जाएगा। व्हेन वी यूज एनोटेशन ऑटो वाइड सॉरी ऑटो वाइड एनोटेशन, द स्प्रिंग कंटेनर ऑटो वाइड्स द बीन बाय मैचिंग डेटा टाइप। देखिए दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप पहले तो देखिए, ये हमारा कस्टमर का क्लास है, ठीक है, जिसके ऊपर आप एक एट्रीब्यूट देख रहे हैं पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड आप देख रहे हो। ये मेथड नहीं है, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर यहाँ ऑटो वाइड लगा दिया है। ये करने से क्या होगा ना, कि आपको न्यू कीवर्ड लिखने नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ना, पर्सन पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन कंस्ट्रक्टर, तो वो करने की जरूरत नहीं होगा। अब अगर आप ऑटो वाइड लगा दोगे तो ये क्या हो जाता है डायरेक्टली ये इनिशियलाइज होगा, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है, उस टाइम पर्सन पर्सन आपको डालना पड़ेगा इसकी वैल्यू, ठीक है, और वहां पे ये दिस दिस पर्सन इक्वल टू पर्सन से ये इनिशियलाइज हो जाएगा एट्रीब्यूट। तो यहाँ आप न्यू को कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैनेज कर देगा स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज जब किया जाता है वो स्प्रिंग बूट के द्वारा किया जाता है। इसलिए तो हम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, कैसे लूजली कपल बनाया जाए, ठीक है, टाइट कपलिंग से कैसे लूजली कपलिंग कन्वर्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑटो वायर भी मदद कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जितना कम से कम न्यू कीवर्ड लिखे उतना समझिए लाइटली कपल लूजली कपल्ड है, ठीक है। चलिए, कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। ये जो है ये हमेशा क्लास लेवल पर ही होगा, ठीक है, ये हमेशा क्लास लेवल पर ही होगा। द क्लास एनोटेटेड विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन यूज बाय स्प्रिंग कंटेनर एज फॉलो एज अ सोर्स ऑफ बीन डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाता है, ये मैनेज कर देगा स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला है ये यूज बाय स्प्रिंग कंटेनर ही होता है, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ बीन डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हीकल नाम का क्लास है, उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगा दिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का एनोटेशन लगा दिया। तो ये देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को अलग से एक डॉट एक्सएमएल के अंदर सिंगल बीन्स के अंदर मल्टीपल बीन बनाना पड़ता था, ठीक है, वहां वैल्यू देना पड़ता था, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दे तो ये क्लास से ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आपको डॉट एक्सएमएल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या करते थे हम लोग, सिंगल बीन है उसके अंदर मल्टीपल बीन्स क्रिएट करते थे। जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैनेज करे उसके लिए हम लोग बीन बनाते थे, और उसके एट्रीब्यूट के वैल्यू भी देते थे, ठीक है। या फिर गेटर सेटर मेथड, तो हाँ देते थे, और गेटर सेटर मेथड तो रखना जरूरी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लगा दे रहे हैं यहाँ क्लास के ऊपर, तो आपको वहां पे जाके अब डॉट एक्सएमएल के अंदर जाके आपको कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो यहीं पे मैनेज हो जाएगा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से, ठीक है। फिर कंपोनेंट स्कैन है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्कैन अ पैकेज फॉर बीन्स। It is used with the annotation configuration. We can also specify the base package to scan for Spring component. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ये कंपोनेंट स्कैन है, ठीक है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है, तो ये क्लास क्या हो गया, कॉन्फ़िगर्ड क्लास हो गया, मतलब ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मदद करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखिए उसके ऊपर अगर आप कंपोनेंट स्कैन लगा दोगे और वहाँ एक बेस पैकेज दे दोगे कॉम डॉट जावा टी पॉइंट, तो उससे ये होगा कि वो सारे क्लास मैनेज होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट मैनेज होंगे जो इस पैकेज के अंदर है, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक उसी पैकेज के क्लास को मैनेज किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाएगा जो इस बेस पैकेज पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका फायदा हो रहा है। फिर एट द बीन है, इट इज अ मेथड लेवल एनोटेशन। तो यहाँ बता दिया हम लोगों को कि यहाँ पे जो है वो जो मेथड है वो एनोटेशन लेवल सॉरी मेथड लेवल पर है, ठीक है। इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ एक्सएमएल टैग। तो देखिए यहाँ बता भी दिया, ये एक्सएमएल टैग का अल्टरनेटिव है। इट टेल्स अ मेथड टू प्रोड्यूस अ बीन टू बी मैनेज बाय स्प्रिंग कंटेनर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये आपका ये आपका मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर रिटर्न कर रहा है
क्या रिटर्न कर रहा है? बीन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक क्लास बना दिया बीन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आप एट द रेट बीन लगा देंगे तो मेथड लेवल पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाएगा, मतलब कि इसके ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होंगे वो स्प्रिंग बूट करेगा, लेकिन मेथड लेवल पर। देखिए, मेथड के अंदर ये ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो एक बार देखिए क्या लिखा है, मेथड लेवल पर है, इट टेल्स द मेथड टू प्रोड्यूस अ बीन, ठीक है, टू बी मैनेज बाय स्प्रिंग कंटेनर। तो स्प्रिंग कंटेनर इसको मैनेज करेगा, आपको अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या है देखिए, जहाँ पे हम लोग ये एनोटेशंस लगा रहे हैं ना, जैसे ऑटो वायर लगा दिया, ठीक है, कंपोनेंट लगा दिया, बीन लगा दिया, तो ये सारा चीज हम मैनेज आपका वो करेगा, स्प्रिंग कंटेनर करेगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ जैसा यूज होगा वो क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बीन एग्जांपल है, ठीक है, ये बीन एग्जांपल जो आपका क्लास है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मेथड होगा, अब उसके मेथड को यूज करना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए बीन एग्जांपल जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड है टेस्ट नाम करके, ठीक है, टेस्ट नाम करके नॉन स्टैटिक मेथड है। तो आप क्या करना चाहते हो, उस मेथड के को कॉल करना चाहते हो, तो आपको अलग से फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली यूज कर लो, क्योंकि जैसे आप उसको यूज करोगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर हो भी जाएगा, और आप उसके मेथड को यूज भी कर पा रहोगे। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग कंटेनर मैनेज कर दे रहा है। ठीक है, फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टेरियो टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है एट द रेट कंपोनेंट, इट इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। तो ये जो एनोटेशन है ये क्लास लेवल है। इट इज यूज टू मार्क अ जावा क्लास एज अ बीन। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। देखिए बीन क्या है, बीन कुछ नहीं है। देखिए बीन्स के अंदर बीन होता है, और आपका जो जो बीन होता है ना वो कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म्स को यूज किया जा रहा है बीन, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, अरे बीन क्या हुआ, ये कुछ नया चीज लग रहा है। नहीं नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जावा क्लास जो हम बनाए हैं उसको उसके ऊपर अगर कंपोनेंट लगाएंगे, ठीक है, तो वो एज अ बीन ट्रीट होगा, और जब भी बीन ट्रीट होता है वो मैनेज होता है स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू। ठीक है, तो a java class annotated with at the rate component is found during the class path. The spring framework pick it up and configure it in the application context as a spring bean. ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट क्लास है और इसके अंदर हमने कंपोनेंट लगा दिया। ठीक है, अभी जैसे स्टूडेंट का आईडी यूज करना चाहते हैं, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये मैनेज कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा है। तो जैसे आप कोर जावा पढ़ रहे थे या फिर एडवांस जावा पढ़ रहे थे, उन दोनों में आपको खुद मैनेज करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आया, ठीक है, तो सारा मैनेज वाला काम कौन कर रहा है? स्प्रिंग कंटेनर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लाइट वेट बनाने के लिए, लाइट वेट बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लाइट वेट बोल रहा हूँ, लूज कपलिंग करने के लिए। फिर आ जाता है कंट्रोलर, एट द रेट कंट्रोलर। द एट द रेट कंट्रोलर इज अ क्लास लेवल एनोटेशन, ये भी क्लास लेवल एनोटेशन है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑफ कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट में का स्पेशलाइजेशन है ये कंट्रोलर। कंपोनेंट कंपोनेंट जो है उसके अंदर कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपोनेंट लिखो, ठीक है, तो ये इसमें सब आ जा रहा है, बट आपको स्पेशलाइज करना है, स्पेसिफिक बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये एट द रेट कंट्रोलर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जो हमारा कंट्रोलर क्लास होगा, ठीक है, हमारा सर्विस क्लास होगा, और हमारा रिपोजिटरी क्लास होगा, तो तीनों के लिए एनोटेशंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर क्लास के लिए हम लोग यूज कर लेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये नॉर्मल कंट्रोलर है, उसमें भी एक स्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेशलाइज्ड नहीं कहेंगे, बट हाँ रेस्ट कंट्रोलर ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर ज्यादा टाइप के एनोटेशंस पहले से ही पड़े हुए हैं। सीधा कंट्रोलर लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एनोटेशंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सर्विस है तो उसको उस क्लास को बताना पड़ेगा कि वो सर्विस क्लास है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक क्लास है जो सर्विस क्लास है, तो ऐसे करके बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपोनेंट क्या हो रहा था, इट इज अ क्लास लेवल नोटेशन, ये भी क्लास लेवल नोटेशन है। इट इज मार्क्ड
as a Java class as a bean, ठीक है. A Java class annotated with @component found during the class path. The Spring framework pick it up and configure it in the application context as a Spring bean. तो ये सिंपल कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट लगाओ, ये मैनेज कर देगा. बट यहाँ पे एक चेंज आ जाता है. यहाँ कंट्रोलर का देखिए, द कंट्रोलर इज अ क्लास लेवल एनोटेशन, इट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ component. इट मार्क एज अ क्लास एज अ वेब रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है. इट इज often used to serve web pages. By default, it returns a string that indicates which route to redirect. It is mostly used with request mapping annotations. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन लेयर में काम आता है, ठीक है. और ये कॉमन है. जैसे यहाँ आपको रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करना ही पड़ेगा. जैसे मान लीजिए आप यहाँ जावा टी पॉइंट देख रहे हो, ठीक है. तो ये जब आप सर्च करते हो, ठीक है, सर्च करते हो, तो ये एक यूआरएल है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं. और हम लोग कुछ वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है. गेट करना चाह रहे हैं, तो ये एक गेट रिक्वेस्ट है. क्या गेट करना चाह रहे हैं? हम लोग स्प्रिंग बूट एनोटेशंस गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है. इसके इसके ये पेज गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट एनोटेशंस लिख कर आया हुआ है. तो देखिए, ये रिक्वेस्ट जो जाएगा वो जाके सबसे पहले कंट्रोलर से बात करेगा, ठीक है. तो ये कंट्रोलर क्लास से आके इंटरसेप्ट होगा. समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं यहाँ स्प्रिंग बूट एनोटेशन है, बट यहाँ बुक है. देखिए यहाँ बुक्स है. तो यहाँ अगर हम लोग स्प्रिंग बूट एनोटेशन रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे ये जा रहा होगा एज ए रिक्वेस्ट, वहाँ पे स्प्रिंग बूट एनोटेशन रहा होगा, ठीक है. और यहाँ पे बुक्स है. अब क्या करेगा यहाँ पे कंट्रोलर? इसको मैनेज करेगा, ठीक है. कंट्रोलर इसको मैनेज करेगा. कंट्रोलर को पता चल जाएगा ये गेट रिक्वेस्ट है, और गेट रिक्वेस्ट है तो इसको सर्विस के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है. और सर्विस का जो मेथड होगा वो गेट मेथड होना चाहिए, ठीक है. गेट मेथड होना चाहिए, और फिर वो मेथड के अंदर लॉजिक्स ऐसे लिखे हुए होंगे कि वो डेटाबेस से डेटा उठाएगा और कंट्रोलर को दे देगा, और फिर कंट्रोलर उठा के आपको ब्राउजर पे थ्रो कर देगा. तो ये प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे देखिए क्या है, बुक्स है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ ये लिखा है, इसको हटा के मैं बुक्स कर दूं, ठीक है. और जब सर्च करूंगा, और सर्च करूंगा, तो तो फिर ये सारा प्रोसेस होगा जो मैं आपको बताया, ठीक है. चलिए, ये हुआ. फिर यहाँ आएगा, देखिए, एट द रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, स्लैश नेम. और मेथड क्या है? रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट है. तो हम लोग यहाँ पे इस मेथड को बता भी रहे हैं, इस मेथड को ऐसा बना रहे हैं कि ये एक गेट मेथड है, ठीक है. तो आपको पर्सनली अलग से बताना पड़ रहा है कि मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट है. और फिर आपको वैल्यू भी देना पड़ रहा है, स्लैश नेम. तो ये नेम जो होगा, देखिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, पर ये करली ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है. करली ब्रैकेट में लिखा गया है, मतलब ये डायनेमिक है, ठीक है, इसमें वैल्यूज चेंज होंगे. तो ये जो बुक्स है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा. तो वैल्यू मिल गया बुक्स, ठीक है, बुक्स. और मेथड जो है वो गेट मेथड मिल गया, ठीक है. तो यहाँ पे जो कंट्रोलर उसको पता चल गया कि जो बुक्स है और ये जो गेट है, तो उसको फर्दर प्रोसेस यहाँ से करेगा, ठीक है. तो यहाँ ऐसे लिखा नहीं है, जैसे यहाँ लिख दिया है गेट बुक बाय नेम, ठीक है, और रिटर्न करा दिया बुक टेम्पलेट्स. बुक टेम्पलेट्स. अब यहाँ बुक टेम्पलेट्स कोई बात नहीं, थोड़ा गलती कर दिया है, ठीक है. यहाँ पे इसको लिस्ट में स्टोर कर देना चाहिए था, और फिर वहां से वो रिटर्न करा देता, ठीक है. ये एक्चुअली क्या किया है ना, ये सीधा ऐसे बुक टेम्पलेट्स लिख दिया. अब बुक टेम्पलेट्स यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक इंस्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंस है. अब इंस्टेंस को इनिशियलाइज ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा ये लिख दिया है. ये एक्चुअली होगा क्या ना, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे तो और अच्छे से इसको समझा जाएगा, ठीक है. नोटपैड खुलता हूँ. नोटपैड खोला, इसको खोला, और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया. देखिए, यहाँ बुक टेम्पलेट्स नहीं होगा, इसको हटा दिए. तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, और हम लोग काम कराना चाहते हैं सर्विस से, ठीक है, सर्विस से. तो सर्विस डॉट, ठीक है, गेट बुक्स. बुक्स, ये मेथड है, ठीक है, ऐसे करके.
और यहाँ पे आपको जैसे ये क्लास है, इसके इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए इसका क्या नाम है, बुक्स कंट्रोलर, तो वो होगा बुक सर्विस। ठीक है, सर्विस इक्वल टू सर्विस, ऐसे कर दिया। ठीक है, और यहीं पे एनोटेशन लगा दिया ऑटो वायर का, ऑटो वायर। तो ये क्या हुआ, आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड अब नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू बुक सर्विस। ठीक है, ये मैनेज कर देगा कौन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो आपको बस यहाँ ऑटो वायर लगा देना है, बुक सर्विस, सर्विस कर दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं सर्विस डॉट गेट बुक्स। तो इसके अंदर एक मेथड रहा होगा बुक सर्विस, ठीक है, के अंदर एक मेथड रहा होगा गेट बुक्स, तो वो रिटर्न करा देगा, ठीक है, बुक्स। और वो जो रिटर्न कराएगा, मान लीजिए वो लिस्ट में है, ठीक है, तो लिस्ट में रिटर्न करा देगा। तो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये वे होता है। तो गेट बुक्स जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका सर्विस के अंदर होगा, और उसके अंदर लॉजिक लिखा होगा ऐसे कि वो फाइनली जो रिटर्न कराएगा वो बुक्स रिटर्न करा देगा। ठीक है, सर्विस में। और जो रिटर्न करा रहा है वो लिस्ट में होगा, तो लिस्ट में मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपको फिर ब्राउजर में एज ए लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ एट द रेट सर्विस है, इट इज यूज at class level. It tells the Spring that class contains the business logic. ठीक है, तो ये देने से पता चल जाता है स्प्रिंग कंटेनर को कि ये जो क्लास है वो एक बिजनेस लॉजिक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखना होगा एट द रेट सर्विस, तो जो आपका क्लास बन जाएगा वो एक बिजनेस क्लासिक, सॉरी, बिजनेस लॉजिक क्लास बन जाएगा। फिर रिपोजिटरी है, इट इज अ क्लास लेवल नोटेशन। ठीक है, ये भी एक क्लास लेवल नोटेशन है। द रिपोजिटरी इज अ डाउ, data access object that access the database directly. The repository does all the operation related to the database. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट एट द रेट, या फिर क्रिएट करना चाहते हैं टेबल, अपडेट करना चाहते हैं टेबल, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारा काम आपका ये रिपोजिटरी क्लास जो है ना वो कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टेस्ट रिपोजिटरी, और इसके अंदर मेथड्स लिखे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ रिपोजिटरी लगा दिया, तो स्प्रिंग कंटेनर को पता चल जाएगा कि जो क्लास है ये एक रिपोजिटरी क्लास है, और इसके अंदर सारे मेथड्स भरे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे मेथड जैसे डिलीट दिख रहा है, वैसे ही पुट मेथड होगा, अपडेट, पुट तो अपडेट ही हो गया, क्रिएट मेथड होगा, गेट मेथड होगा। ठीक है, और पुट मेथड तो मैं बता दिया। तो ये सारे मेथड को यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं डेटाबेस से बात कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस से बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए डिलीट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप जैसे डिलीट लिखा है, ठीक है, सिंपली डिलीट लिख दिया, यहाँ एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो ये डिलीट मेथड करने से टेबल का सारा वैल्यू ही डिलीट हो जाएगा। ऐसा कुछ लॉजिक लिखा होगा, ठीक है, तभी वो सही होगा। नहीं तो यहाँ पे अगर आप कोई कुछ रहना चाहिए था, जैसे लॉन्ग आईडी, अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आईडी लगा देते तो फिर पता चल जाता कौन सा टेबल का कौन सा आईडी को डिलीट करना है। ठीक है, तो फिर वो कर देता। तो ये भी हम लोग यूज जनरली सर्विस क्लास के अंदर ही करते हैं। ये मेथड यहाँ पे है, जैसे टेस्ट रिपोजिटरी करके मेथड का क्लास का जो मेथड है वो यहाँ पे है। बट हम लोग ये क्या करते हैं, ये सर्विस क्लास के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और वहीं पे डिलीट और अपडेट ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है। फिर आइए इधर पढ़ते हैं, स्प्रिंग बूट एनोटेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन द बीन दैट इज प्रेजेंट इन द क्लास पाथ एंड कॉन्फ़िगर्स इट to run the methods. The use of this annotation is reduced in Spring Boot 1.2.0 release because developer provides an alternative of the annotation that is Spring Boot application. तो यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, उसके जगह अब इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री annotation: enable, auto configuration, component scan और configuration। तो ये स्प्रिंग बूट में क्या हुआ, ये जो चीज तीनों था ना, ये क्या किया, ये आपका एक है। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ही ये है। तो हम लोग जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अलग से कंपोनेंट स्कैन लगाना पड़ता था, कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ता था। ठीक है, ये सब कुछ एज अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको अब नहीं लिखना पड़ेगा। कंपोनेंट स्कैन कर रहे हो, ये नहीं लिखना पड़ेगा।
और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? इसलिए तो स्प्रिंग बूट को बनाया गया है कि हम लोग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि आपके बिजनेस लॉजिक लिखने से पहले करना पड़ता है, वो सारा काम वो सारा काम आपका स्प्रिंग बूट हैंडल कर देगा। बस आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये वाला बात। स्प्रिंग एमवीसी एंड रेस्ट एनोटेशन। अब जैसे यहाँ पे कुछ एनोटेशंस और देख लेते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। ठीक है, इट हैज many optional elements like consume, header, method, name, parents, path, produce and value. We use it with a class as well as a method. तो ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, आप इसको दोनों में यूज कर सकते हो। मेथड में भी यूज कर सकते हो और क्लास लेवल पे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखते हैं एग्जांपल इसका। तो ये हमारा एक कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, और कंट्रोलर क्लास में हम लोग एक मेथड में रिक्वेस्ट मैपिंग कर दिए हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लैश कंप्यूटर साइंस स्लैश बुक ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप चीजों को कर सकते हैं। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ मल्टीपल मेथड्स हैं और ये चीज कॉमन हो जा रहा है। स्लैश कंप्यूटर साइंस कॉमन हो जा रहा है, बुक्स चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बुक्स चेंज हो जा रहा है। जैसे कोई ई बुक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई कॉपी है या फिर कुछ भी, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई प्रैक्टिकल कॉपी है। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक्स है। तो ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है और ये कॉमन हो जा रहा है। अगर ये कॉमन हो जा रहा है ना, तो इसको फिर आप यूज कर सकते हो क्लास लेवल पर। ठीक है, फिर इसको आप यूज कर सकते हो क्लास लेवल पर और ये चीज बता सकते हो कि ये कॉमन है। ठीक है, अभी जैसे ये भी अब ये दोनों चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डायनेमिक नहीं है। कंप्यूटर साइंस भी हर जगह लिखाया जाएगा और बुक भी लिखा जाएगा। अगर इसी को आप जैसे ये मैं कॉपी करता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, कंट्रोल सी या पूरा को ही कर देता हूँ। कंट्रोल सी, नोटपैड पे आया, इसको हटाइए और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये एक डायनेमिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये एक डायनेमिक वैल्यू हो जाएगा, ये चीज कह रहा हूँ। तो ये वेरी करेगा और ये हर हर मेथड के लिए कॉमन होगा। तो जैसे यहाँ पब्लिक स्ट्रिंग, ये ऐसे कर दिया, इसी को कंट्रोल, एक सेकेंड, रिटर्न कंट्रोल सी और यहाँ पे एक और मेथड बना दिया, एक और मेथड बना दिया। तो यहाँ आपको बार बार रिक्वेस्ट मैपिंग करना पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा, कंट्रोल सी और यहाँ भी करना पड़ रहा है कंट्रोल वी, यहाँ भी करना पड़ रहा है कंट्रोल वी। तो बट अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोलर के नीचे इसको ऐसे कर दूंगा और इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, आपको ये कंप्यूटर साइंस नहीं लिखना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर ही बता दिया है, बुक्स के लिए बस कर रहे हैं। ये देखिए। ठीक है, तो जो भी, जैसे ये बुक्स है, ये बुक्स है, ये बुक्स है, फिर यहाँ आपको बताना पड़ेगा, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। देखिए, यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गेट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको अलग से मेथड लगाना पड़ेगा, एक्चुअली ये लगाना पड़ेगा। देखिए यही चीज मैं बता रहा था, यहाँ पे कॉमन हो गया है और यहाँ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। इसको कंट्रोल सी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ आ जाइए, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो जैसे ये गेट है, तो इसको गेट रहने देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं पोस्ट,
पोस्ट। ठीक है, तो इस वे पर काम होगा। तो अगर रिक्वेस्ट जो होगा वो, अगर गेट रिक्वेस्ट होगा तो गेट मेथड चलेगा। डिलीट मेथड, डिलीट रिक्वेस्ट होगा तो डिलीट मेथड चलेगा। और पोस्ट होगा तो पोस्ट चल जाएगा। तो हम लोग सब करेंगे, तो अभी बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं चीजें कैसे होती है। फिर इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लास लेवल। अच्छा, ये तो कर लिया था मैं। नीचे आइए। हम्म, हम लोग यहीं पे थे ना। तो गेट मैपिंग, it maps the HTTP GET request on the specific handler method. It is used to create a web service endpoint that fetches. It is used instead of using तो इससे बच जा रहे हैं, जो भी मैं दिखाया ना, इससे बच जा रहे हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट गेट मैपिंग, अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही वही। तो अभी जो मैंने लगाया था वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया है कि जो रिक्वेस्ट मैपिंग है वो गेट मैपिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ इट मैप्स द HTTP गेट रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। इट इज यूज टू क्रिएट अ वेब सर्विस endpoint दैट फैचेस। यूज इट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। देखिए यहाँ पे अभी जैसे रिक्वेस्ट मैपिंग कर रहे थे, अब इतना लंबा नहीं लिखने का जरूरत है, बस इसको हटा दीजिए। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे किए और बता दिए ये जो मैपिंग है ये गेट मैपिंग है। बस यही है। ठीक है, तो ये काफी आसान हो गया। फिर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। हाँ, लिख दीजिए डिलीट मैपिंग। वैसे ही यहाँ पोस्ट है, इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए पोस्ट मैपिंग। तो ये देखिए आपका कोड छोटा हो गया। तो हर चीज का भी अपडेट आते रहता है, जैसे लोग पहले करते होंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, बट हम लोग के लिए शॉर्टकट हो गया। वैसे ही पोस्ट मैपिंग है। इट मैप्स द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब सर्विस endpoint दैट क्रिएट। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। ठीक है, वैसे ही पुट मैपिंग है। इट मैप्स द HTTP पुट रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। इट इज टू क्रिएट अ वेब सर्विस endpoint दैट क्रिएट्स और अपडेट। इट इज यूज इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो सारा छोटा हो गया। जैसे डिलीट मैपिंग है वो भी छोटा हो गया। फिर एक पैच हो जाता है। इट मैप्स द पैच रिक्वेस्ट, HTTP patch request on the specific handler method. It is used instead of using this। ठीक है, और यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी के बारे में लिख रहा है, देखते हैं क्या लिखा है। इट इज यूज टू बाइंड HTTP रिक्वेस्ट विद अ ऑब्जेक्ट इन अ मेथड पैरामीटर। Internally, it uses HTTP message converters to convert the body of the request. When we annotate a method parameter with this, the Spring framework binds the incoming HTTP request body to the parameter। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बॉडी भी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है ना, रिक्वेस्ट बॉडी का एग्जाम्पल नहीं दिखा, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये आपका जो रिक्वेस्ट बॉडी है ना, ये इसके अंदर जाएगा, मेथड पैरामीटर के अंदर जाएगा। जैसे फ्रंट एंड से कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी देखिए। मान लीजिए आप कुछ पोस्ट करना चाह रहे हो, तो जो भी चीज़ आप पोस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप मॉडल को पोस्ट करना चाह रहे हो और डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, ठीक है, मान लीजिए पोस्टमैन का यूज कर रहे हो आप या फिर कोई ब्राउजर का यूज कर रहे हो, उस साइट से डेटा आ रहा है, ठीक है, तो वो जनरली जो डेटा आता है वो जैसन फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि जो डेटा आ रहा है वो फ्रंट एंड से आ रहा है,
तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा ऐसे करके, @ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट बॉडी है। तो जो मॉडल है वो आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट बॉडी बना दिया, ठीक है। तो ये चीज ऐसे कर होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज यूज टू बाइंड एट्रीब्यूट रिक्वेस्ट विथ अ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया, ठीक है, मॉडल मॉडल को @रिक्वेस्ट बॉडी से। इंटरनली इट यूजेस HTTP मैसेज कन्वर्टर्स to convert the body of the request. When we annotate a method parameter with request body, the Spring Framework bind the incoming HTTP request body to the parameter. तो यहाँ आ गया, अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डेटा आ रहा है ये आगे फ्रंट एंड से आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो रिलेट में भी हम लोग लिखते थे ना कुछ, वैसे यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ नेम है, ठीक है, उसके लिए भी स्पेसिफिक काम है। पहले रिक्वेस्ट देख लिए, अब रिस्पॉन्स एक बार देख लेते हैं। इट बाइंड द मेथड रिटर्न to the response body. It tells the Spring Boot framework to serialize or return an object into JSON and XML format. तो ये रिस्पॉन्स के वक्त यूज होता है। फिर पाथ वेरिएबल है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द URI. It is most suitable for the RESTful web service. When the URL contains a path variable, we can define multiple path variable in a method. देखिए पाथ वेरिएबल कहाँ पे यूज होता है, जैसे यहाँ पे ये आप है, ठीक है, नेम है, नेम है। तो इसको भी यूज करना है आपको मेथड के अंदर, ठीक है, इसको यूज करना है मेथड के अंदर। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा @path वेरिएबल नेम, क्योंकि ये भी तो आ रहा है, URI से आ रहा है ना। देखिए ये जो आ रहा है डायनेमिक है, ये नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाथ वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रंट एंड से कुछ नेम आ रहा है ऐसा जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद इसको यूज करेंगे यहाँ, और फिर चेक करेंगे कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो उसकी डिटेल्स रिटर्न करा देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग बता देंगे कि ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, ये डेटाबेस में डेटा इसका है ही नहीं। तो ये होता है पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारा एनोटेशंस का हेल्प होता है। फिर इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द URL. It is also known as query parameter. It is most suitable for web application. It can specify default values if the query parameter is not present in the URL. फिर request header आ जाता है. It is used to get the details about the HTTP request header. We can use the annotation as a method parameter. ठीक है. The optional element of the annotation are name, required value, default value. For each details in the header, we should specify separate annotation. We can use it multiple times in a method. ठीक है. To REST controller, it is considered as a combination of controller and REST body annotation, response body annotation. तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ ऊपर पर है ना रिस्पॉन्स बॉडी, ये आपको अलग से लगाना पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर आप अपने कंट्रोलर को एक रेस्ट कंट्रोलर बना देते हो, तो ये रिस्पॉन्स बॉडी वाला झमेला नहीं होगा, ठीक है। ये तो लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी लगाना पड़ेगा, बट रिस्पॉन्स बॉडी से आप बच जाओगे, ठीक है। ये भी लगाना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल। It eliminates the need of annotating each method with response body. साथ ही साथ दोस्तों और भी काम है रेस्ट कंट्रोलर का जो देखेंगे, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, इट बाइंड अ मेथड पैरामीटर टू रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है।
It provides convenient access to the request attribute from a controller method. With the help of request attribute annotation, we can access objects that are populated on the server side. ठीक है, तो ये हो गया. We have used all the annotation in our RESTful web service tutorial with real world example. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो एनोटेशन टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, इस पेज को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. बस आपको ये यूआरएल अपने ब्राउजर पे टैप करना है. ठीक है, क्लिक करना है और आपका ये पेज खुल कर आ जाएगा. आप एक बार टॉप से डाउन पूरा गो थ्रू हो सकते हो. ठीक है, टॉप से डाउन पूरा अच्छे तरीके से गो थ्रू हो सकते हो और इसको एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, सारे नोटेशंस को. फिर इस सबको हम लोग फर्दर क्लास में प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देखेंगे. ठीक है, सर्विस है, कंट्रोलर है, रिपोजिटरी है, बहुत सारा है. कंपोनेंट स्कैन है, कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी है, रिस्पॉन्स बॉडी है, पाथ वेरिएबल है, पोस्ट मैपिंग है, गेट मैपिंग है. ठीक है, तो ये सारा रिवाइज कर लेना, यही सारा इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे लिख भी दिया है कि सारा हमने जो भी रेस्टफुल वेब सर्विस में जरूरत पड़ता है वो सारा एनोटेशंस की बात यहाँ हो गई है. ठीक है, तो बस इतना ही है. एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे. अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए.